डॉक्टर वकार मसूद साहब, क्या रियलिस्टिक नंबर्स लगते हैं जब कहते हैं कि कंसोलिडेशन बजट होगा, हमें रफ्तार को कम करना है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 5% की होगी और पीएसडीपी 800 अरब रुपए का होगा? बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। मेरे ख्याल में एम्बिशंस को और शायद मईशत की ज़रूरत कंसोलिडेशन की इससे ज़्यादा है। और जो कुछ हमने बजट में देखा है, जिसकी अभी सारी तफसील हमारे नहीं है, आपके प्रोग्राम से पहले एफबीआर बता रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो 7004 का टैक्स हदफ उन्होंने बनाया है वो मुझे कम लगता है। कि अभी आपने बताया कि 11.5% का इन्फ्लेशन है और 5% की रियल जीडीपी ग्रोथ इन्होंने फर्ज की हुई है, तो इसका मतलब ये 16.5 की तो ग्रोथ इसमें होनी चाहिए थी। तो अगर 6100 अरब रुपए इस साल के टैक्स हैं, 7,000 अगले साल के लिए रखे हैं, तो ये तो इस 16%, 16.5% से कम है, 15% में मुश्किल ये बन रहे हैं। अलाहाबादी में तो एक और चीजें मुझे तशवीश में डाल रही हैं। इसमें से ये एक मिफ्ता साहब की फेवरेट ये बात है कि जनाब टैक्स पेयर्स जो हैं, टैक्सेबल इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा के ऊपर हो। ये मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। एकदम से आप बहुत ज्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स लिस्ट से निकाल देते हैं और फिर इसके साथ ही आप 1000 रुपए 2000 रुपए दे दें ताकि आपको ये सामना ना करना पड़े कि आप नॉन टैक्स पेयर हैं। तो उसकी वजह से अगर नंबर बढ़ भी रहा है आपका टैक्स पेयर्स का, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ तकरीबन यानी एक आप समझ लें टोकन सी पेमेंट करते हैं इस वजह से कि जनाब वो टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएं। तो ये एक मेरे लिए निस्बतन तशवीश की बात है। दूसरे ये कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये एहसास हो रहा है कि ये बज़ाहिर बड़ी खुशनुमा बात है कि जनाब जो भी आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ज़ेर इस्तेमाल है या नहीं है, एक डीम्ड रेंटल इनकम जो है वो वज़ा की जाएगी और उसके ऊपर कोई उसकी एक वैल्यू लगा के उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये बड़ा मुतनाज़े फैसला होगा। इसकी किस वजह से मुतनाज़े होगा? क्योंकि इसकी जो लॉजिक पेश की है वो ये है कि जो आपके एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि रियल स्टेट में कारोबार ज्यादा होता है तो एक तो कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं आर्टिफिशियली, जिसकी वजह से एक आम आदमी की खरीद में नहीं रहती कीमतें। तो ये लॉजिक पेश किया, आपको क्यों लगता है कि ये मुतनाज़ा है? देखिए, मैं इसमें अर्ज करूं कि जिस असासे से कोई आमदनी नहीं हो रही उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना, ये बुनियादी जो उसूल है इनकम टैक्स का उससे मुतसादिम है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक चीज पड़ी हुई होगी, उनके पास एक प्लॉट होगा मिसाल के तौर पे, और वो बड़े अरसे से पड़ा होगा, और उनके पास वो पेंशनर होंगे मिसाल के तौर पे, तो वो कहाँ से पैसे लेकर आएंगे कि जनाब ये टैक्स अदा करें? तो इस तरह के मसाइल अभी सामने आएंगे। ये अभी तजावीज आई हैं और इस पर गुफ्तगू होगी, पार्लियामेंट में भी बहस होगी और जब समेटेंगे तो ये अहम नुकता है डॉक्टर साहब आपका। और 2.5 करोड़ का उन्होंने कहा है कि अगर कोई मालियत का प्लॉट होगा, जमीन होगी, तो उस पर 2.5 लाख रुपए जो कि 1% बनता है। मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। अशफाक तोला साहब, क्या आपका इनिशियल रिस्पॉन्स है इस बजट को देखते हुए? रियलिस्टिक नंबर्स हैं कि 5% की ग्रोथ होगी, 11.5% की अफरात ज़र होगी, अचीवेबल टारगेट्स हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखें, पाकिस्तान में जब भी कोई भी टारगेट सेट होता है, डॉक्टर वकार साहब ज़्यादा हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, सब बहुत अच्छा बता सकते हैं कि कभी भी रियलिस्टिक होती नहीं है। हमारा बजट बनाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स मैकेनिज्म की तरफ हम लेके चलते हैं। ये चेजिंग टारगेट होगा। मैं नहीं समझता कि ये जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप देख रहे हैं और जिस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शन इन इम्पोर्ट्स देख रहे हैं,
मैं नहीं समझता कि ये टारगेट इतना आसानी से अचीव किया जा सकता है अनलेस कि आप ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस करें। देखें कुछ चीज़ें जो उन्होंने डाली है, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा सही फरमाया कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा इसका विंडफॉल प्रॉफिट का है जो बैंकिंग सेक्टर पे उन्होंने डाला, ये एक बहुत ऐसा इकदाम है बिकॉज कि 1 साल के लिए उन्होंने रखा है फॉर द टैक्स ईयर 2022। दूसरा उन्होंने एक स्ट्रक्चर चेंज किया है जिसमें 300 मिलियन से ऊपर अगर किसी इंडिविजुअल कंपनी या एओपी की इनकम है जी, और अगर अदर देन बैंकिंग कंपनी अगर है और आपकी इनकम 300 मिलियन से कम है तो आपको वही देना है टैक्स जो नॉर्मल स्लैब में आएगा, और अगर आपकी 300 से ऊपर है तो 2% ऑफ द इनकम आपको एडिशनल टैक्स देना है। तो एक ये अच्छा ऐसा इकदाम है। फिर उन्होंने एक रेशनलाइज किया है सेक्शन 37, यानी कैपिटल गेन को काफ़ी हद तक रेशनलाइज करने की कोशिश की है। काफ़ी चीज़ों में इन्होंने एक काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है, जिसमें अगर आप देखेंगे बेनिफिशियल ओनर्स की डिटेल ये पहले लैकिंग थी। अब उन्होंने एक नया सेक्शन 181E उन्होंने ऐड किया है। 181E के अंदर उन्होंने मांगा है एक और काम उन्होंने किया है कि जैसे पहले ये शायद चैलेंजिंग होता लीगली कि नादरा का डेटाबेस अगर हम यूज़ करते हैं, नादरा से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एफबीआर की होती, वो उन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्शन डाल दिया है और उसमें कहा है कि जी ये हम इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ले जा भी सकते हैं उनके पास। जहाँ तक रहा सवाल ये इस पे अगर आप देखेंगे कि जो कि अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने भी कि अगर प्रॉपर्टी है और इस पर आप एक टैक्स लगाना चाह रहे हैं 2.5 करोड़ से ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपके यूसेज में नहीं है, उसको हम कहते हैं कि जी डीम्ड टैक्स वो लगाना चाह रहे हैं। देखिए डीम्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और दुनिया में चलता है, मगर यहाँ मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज कि एक तरफ आप कहते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू का तयन कौन करेगा। हाँ, अगर आप ये कहते थे कि एफबीआर वैल्यू, इसमें माइंडेड एक और चीज़ का उन्होंने ख्याल रखिएगा, ये डाला है उन्होंने डाला एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट इससे बेहतर ये होता जो हम पहले एक मरतबा 2012 में इस पर बड़ा डिस्कस कर चुके थे मिनिमम एसेट टैक्स के ऊपर। अगर वो ये कर देते कि मिनिमम एसेट टैक्स इतना होगा आपका और अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप हमें दे दें, इसमें तमाम एसेट्स आ जाते हैं आपके, और उस एसेट के अगेंस्ट जो आपने इनकम टैक्स पे किया है, अगर सपोज करें अगर टोटल एसेट मेरी 100 मिलियन की है और 2% मेरा बनता है और 2 मिलियन मेरा टैक्स बने, और अगर इनकम टैक्स मैंने 15 लाख रुपए पे किया है तो मैं 5 लाख रुपए पे कर दूं, और अगर मैंने 25 लाख पे किया तो मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। ये वॉरेन बुफे मेथड था जिसको हमने मॉडिफाइड। मैं चाहता हूँ इसकी तफसील में और भी टैक्स से रिलेटेड सवाल मैं उसकी तफसील में भी जाऊंगा, पर जरा बुनियादी मुझे राय जानने दीजिए इस बजट के हवाले से।